नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस वावा पर। दोस्तों, रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया आरपीएससी की तरफ से कि जिन्होंने डेप्यूटी जेलर का फॉर्म भरा था उनको अपनी योग्यता को चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो इस योग्य थे कि वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए तैयार थे। देखिए, सभी के पास में मैसेज गया है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अगर वास्तव में आप वो एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं तो आप अपने फॉर्म को विड्रॉ वाकई में कर लीजिए, क्योंकि अगले एक साल के लिए आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और साथ में अगर आपको इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वो इंटरव्यू भी आप नहीं दे पाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिरकार नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था और जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था उस समय उस फॉर्म के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर क्या एलिजिबिलिटी थी। अगर आप लोग उसको फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप जरूर अपने फॉर्म को विड्रॉ कर लीजिएगा। मैं एज के बारे में बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि आपकी जो डिग्री है वो कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, कब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। ये तमाम बातें जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखना। और जिन्होंने भी डेप्यूटी जेलर का एग्जाम जो है वो यानी कि फॉर्म भरा है और वो विड्रॉ करने का मैसेज उनके पास में आया, तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो डेप्यूटी जेलर के जो भी फॉर्म भरे गए थे सभी स्टूडेंट्स के पास में एक मोबाइल पर मैसेज आया है और मैसेज में लिखा हुआ है कि डियर कैंडिडेट, इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डेप्यूटी जेलर, तो आप लोग जो है वो 4 जून को, यानी कि ये जारी किया गया था, तो आप 9 जून तक अपने फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। आरपीएससी की तरफ से मैसेज आया। तो सबसे पहले अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या लिखा हुआ था। आरपीएससी ने 4 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो है वो रिसर्च असिस्टेंट और डेप्यूटी जेलर के लिए फॉर्म जो है वो आमंत्रित इनवाइट किए गए थे। कुछ फॉर्म्स की रैंडम जांच की गई और उनकी सैंपलिंग की गई और सैंपलिंग करने पर यह पता लगा कि वाकई में कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम देने के लिए ही झूठा वहां पर इंफॉर्मेशन दे दी है। तो उनसे ये निवेदन है कि वो अपने फॉर्म को वापस से विड्रॉ कर लें। क्या लिखा हुआ है, उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विज्ञापन में दी गई अनिवार्य योग्यता, मतलब जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस हैं, को ध्यान पूर्वक पढ़ ले। मतलब पहली बात तो यह है कि हमको विज्ञापन को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी आपको विज्ञापन ही बताता हूं, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उक्त पदों हेतु योग्यता नहीं अगर आप लोग रखते हैं, योग्यता नहीं रखते हैं, तो 5 जून से लेकर और 9 जून के बीच में एसएसओ पोर्टल पर आपको जाना है, लॉगिन करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, उसके बाद में माई रिक्रूटमेंट सेक्शन जो कि सबसे ऊपर होता है, उसके अंतर्गत संबंधित परीक्षा को चयन करना है, चूज कर लेना है वहां पर, और फिर एक विड्रॉ का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को विड्रॉ कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। अगर नहीं करते हैं और भविष्य में कोई भी एग्जाम होता है तो अगले एक साल के लिए आपको उससे विड्रॉ कर दिया जाएगा। साथ ही में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सेक्शन 217 के तहत ये भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पहले वो देख लेते हैं कि आप लोग एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते। हम लोग डायरेक्टली उसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लोग टारगेट करते हैं वैकेंसीज को। जैसे इससे पहले हमने ईआर को टारगेट किया था। हम लोग फोकस रहते हैं बड़ा जो है, जैसे अभी हम लोग वीडियो और ग्रेड 4 के ऊपर फोकस्ड हैं, ठीक है। पटवार के जो बैच हैं वो भी हमारे पास चल रहे हैं, तीनों के सिलेबस लगभग सेम है। तो जो स्टूडेंट बड़े टारगेटेड हैं, जिनको लगता है कि यार हमको एक अच्छी क्वालिटी के साथ में टीचर से पढ़ना है, जैसे अभी हिंदी, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सारे टीचर्स अभी भी जो है वो पढ़ा के गए हैं, सभी अपना कोर्स कंप्लीट किया है। वो सारे टीचर जो है वो वीडियो और ग्रेड 4 के ऊपर फोकस उन्होंने करके पढ़ाया है। और पटवार के अंदर जो रीजनिंग, केवल अलग रीजनिंग है, ठीक है, तो वो भी हमने कवर किया है। तो पटवार हो, वीडियो और ग्रेड 4, इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर टारगेटेड बैच के साथ में जरूर जुड़िए। आप लोग के लिए स्पेशल ऑफर है कि आपको दोनों बैच अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग वीडियो का बैच लेते हैं तो ग्रेड 4 का आपको उसके साथ में ही मिल जाएगा, अलग से आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। बाय 1 गेट 1 ऑफर जो है आप लोग के लिए है। चलिए यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ था उसके बारे में देखते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपके पास में एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब तक? जब तक आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो वेरीफाई करते हैं तब तक। जैसे मान लीजिए कि आप फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप तब तक एलिजिबल हैं जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसका जो पहला दिन होता है, जिस समय सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसका जो पहली डेट है, तब तक आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। अगर फाइनल ईयर में है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके पास में डिग्री जो है ग्रेजुएशन की वो होनी चाहिए, पहली बात। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी, ये सभी के पास में होती ही है। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक योग्यता जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे वो एज वगैरह है, सब कुछ आपको फुलफिल जो है वो करनी है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्यारित विड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध होगा। देखिए पहले भी आरपीएससी ने मई महीने के अंदर फॉर्म को विड्रॉ करने का ऑप्शन अवेलेबल करवाया था, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने जिनके फॉर्म के अंदर गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम वापस से ये अवेलेबिलिटी जो है वो कर रहे हैं। अगर फिर भी आप नहीं करते हैं इसको फॉर्म को विड्रॉ, तो साफ लिखा हुआ है कि बीएनएस जो भारत न्याय संहिता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी अगर आपने गलत वहां पर इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, असत्य या गलत सूचना अगर दी गई है तो फिर आपको आगे जो है आगे जाकर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 217 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे 1 साल के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा एग्जाम से। तो पहले देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी। ग्रेजुएशन मांगा था और ये लिखा हुआ था कि अंतिम वर्ष में अगर आप लोग सम्मिलित हो चुके हैं या सम्मिलित हो रहे हैं वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है जब आपका साक्षात्कार हो उससे पूर्व आपकी डिग्री जो है डॉक्यूमेंटेशन वो आ जाना चाहिए। अब ये साक्षात्कार मान लीजिए आपका जो है साक्षात्कार 1 जनवरी से शुरू हुए हैं, ठीक है, और आपका 15 जनवरी को साक्षात्कार है, तो 1 जनवरी से पहले पहले आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है ना, तो जब पहला साक्षात्कार का दिन होगा उस दिन से साक्षात्कार का जो पहला दिन है तब तक आपके पास में डिग्री आ जानी चाहिए। ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है आयु 26 वर्ष होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं 12th पास होते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम लोग एक बार एग्जाम देके देखते हैं, देखिए पेपर कैसा आता है, तो 18 वर्ष से कम आयु के अंदर वो फॉर्म को फिल कर देते हैं। तो उनके लिए भी है कि अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो अपने फॉर्म को विड्रॉ कर लीजिए। अगर एज कम है, अगर आपको लगता है कि यार एज कम है ना, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो फिर आपको फॉर्म को विड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे 1 साल के लिए आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर अगर आपने जंप कर दिया है 26 साल की एज को तो भी आपको फॉर्म को विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन अब ओबीसी है, एससी है, एसटी है, महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष छूट दी गई है। तो अब आपकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2025 तक, जैसे मेरे पास में भी मोबाइल पर मैसेज आया कि सर मेरी एज जो है वो 1 जनवरी 2025 तक 36 साल की 36 मेरी एज हो जाएगी, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो उनके लिए भी वो भी ध्यान से सुन ले। तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 26 होनी चाहिए। छूट कहां पर दी गई है, रिलैक्सेशन कहां पर है? अगर आप लोग एससी से हैं, अगर आप लोग एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, ठीक है, साथ ही में ईडब्ल्यूएस से हैं, तो अगर आप पुरुष कैटेगरी में आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल की छूट है। और इन्हीं कैटेगरी में अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपको 10 साल की छूट है। अगर मान लीजिए कि मैं किसी मेल कैंडिडेट का एग्जाम्पल लेता हूं और मेल कैंडिडेट जो है उनको ये लगता है कि 26 साल के अंदर 26 में अगर मैं 5 को ऐड करता हूं तो ये कुल होता है 31 साल। तो आप जो है 31 साल की जो अंतिम डेट है और आप 32 साल में एंटर कर रहे हैं वो पहला दिन, तो अगर आप 32 साल में एंटर कर रहे हैं तो फिर आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर 31 साल का आखिरी दिन भी है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये है उनके लिए। फिर है अगर मान लीजिए कि आप सामान्य वर्ग की महिला है तो भी आपको छूट है 5 वर्ष की। ठीक है, देखिए अगर महिला है ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर, एसटी के अंदर, ईडब्ल्यूएस की, तो आपको 10 साल की छूट है। मतलब 26 साल से लगाकर 36 साल तक, 26 साल से लगाकर 36 साल तक। और 36वां साल जो आपका आखिरी डेट है वो अगर खत्म हो रहा है और 32 साल में एंट्री ले रहे हैं, और ये कैलकुलेशन करनी कहां से, 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 2025 तक आप जो है वो 37वीं साल में नहीं लग जाने चाहिए, 36 के अंदर अंदर रहने चाहिए, वो डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक, तब तो आप लोग एलिजिबल हैं, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए सामान्य वर्ग की महिला है तो फिर आपको 5 साल की छूट है। अगर जैसे मान लीजिए कि विधवा है, विडो है, ठीक है, उनके लिए कोई आयु में जो है छूट, यानी कि वो आयु में जो है उनकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, आप फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया, उनकी भी मैं क्वेरी जो है वो सॉल्व आउट कर लेता हूं। जैसे एक विद्यार्थी ने कहा कि सर मेरी एज जो है वो 1 जनवरी को 2025 को 36 साल हो चुकी है, आप एलिजिबल हैं, है ना, आप एलिजिबल हैं, आपको विड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि 2 जनवरी 2025 में आप 37 साल में एंटर कर रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब 37 साल शुरू नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, 36 के अंदर अंदर रहना चाहिए, तब तो आप क्या है एलिजिबल है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद में फिर आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि किसी और पूर्व सैनिक वगैरह हैं, उनको भी आयु के अंदर छूट दी गई है, 50 साल होनी चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी नोटिफिकेशन है उसमें आज जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बात यह है कि जो भी डेप्यूटी जेलर का जिन्होंने फॉर्म भरा था
पहले तो आप अपनी एज को चेक कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सबसे पहले एज को चेक करना है आपको ढंग से, 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज जो है उस क्राइटेरिया में आनी चाहिए। दूसरी बात, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर फाइनल ईयर में है और आपको लगता है कि हाँ जब तक इंटरव्यूज होंगे तब तक मेरा जो है डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो ही जाएगा, है ना, मेरी पूरी डिग्री वगैरह आ जाएगी, तब तो आप आगे इसको फर्दर प्रोसीड कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए सेकंड ईयर में है, फिर आपने फॉर्म लगा रखा है और फिर जब डॉक्यूमेंटेशन होगा उस समय आपके पास में डिग्रीज वगैरह नहीं होंगी, तो आप पहले से उसको विड्रॉ कर लीजिए। तो विड्रॉ जो है वो करना आसान है, ठीक है, सही है। अगर आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो आप जरूर जो है इसको विड्रॉ कीजिए, नहीं तो कल को आपको परेशानी हो सकती है, कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि संस्थान ही कहती है, आरपीएससी का कहना यह है कि हमारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो सारा इसके अंदर लगते हैं। टीचर्स की ड्यूटी लगानी पड़ती है, फॉर्म फिलअप करवाते हैं, हर सेंटर जो है वो अलॉट होते हैं, तो बहुत सारा रिसोर्सेज जो है वो हमारा इसमें खर्च होता है, हम लोग उसको बचाना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरे पहलू के ऊपर। आप मुझे बताइए कि इससे पहले कई वैकेंसीज आपने करवाई है ना, कई वैकेंसीज आपने करवाई, जैसे अभी रिसेंटली पशु परिचर का रिजल्ट था, उसमें आपके संसाधन खराब नहीं हुए क्या? आपने 3 लाख लोगों को उसमें पास कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान एसआई की जो भर्ती थी उसको आपने रद्द नहीं किया और करेंगे भी नहीं, आप करेंगे भी नहीं। इसके पीछे कारण है कि ये जितने भी नेता वेता हैं, इन सबकी मिलीभगत इसके अंदर है, उन्होंने बहुत मोटा पैसा लिया हुआ है और वो इसको अब जो है विड्रॉ नहीं करवाना चाहते, इसको जो है वो खत्म नहीं करवाना चाहते, और इससे पहले नई वैकेंसी आपके ऊपर थोप दी जाएगी ताकि स्टूडेंट जो है वो नई वैकेंसी की तरफ ध्यान दे पर पुरानी को भूल जाए। इससे पहले ईआरओ की वैकेंसी रद्द हुई थी, वो इसलिए रद्द हुई थी क्योंकि वो बहुत बड़ा जो था वो स्कैम था और वो उजागर होता, उससे पहले रद्द कर दी और फिर से एग्जाम ले लिया। तो वो एक आक्रोश जो था विद्यार्थी का, वो सामने निकल कर नहीं आया, ठीक है ना। तो वहां तो आपके संसाधन खराब नहीं हो रहे हैं, आपको एग्जाम लेने में इतनी तकलीफ आ रही है तो आप फॉर्म की फीस लीजिए ना हमसे। आपने क्यों फॉर्म को फिर फ्री किया? हम लोग देंगे फॉर्म की फीस, हम लोग फॉर्म की फीस देने लायक हैं। जब हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ा सकते हैं, हमारी फीस जमा करा सकते हैं, तो हम लोग फॉर्म की फीस देंगे, आप लीजिए और हमारे लिए वो रिसोर्सेज, वो टेबल बुक कीजिए। हम एग्जाम देने के लिए आए ना आए वो हमारी मर्जी है ना। अगर आप इसके पक्ष में तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन बात यह है कि ये तरीका गलत है कि आप हमको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है तो आप जो है ना वो अपने आप को दुरुस्त कीजिए। आरपीएससी के लिए और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लिए संदेश है। अगर आप इसके पक्ष में हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो और ग्रेड 4 के बैच के साथ में जरूर जुड़िए, बड़ा जबरदस्त बैच है। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आपको बैच के साथ में टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स जो है वो भी आपको साथ में दिए जाएंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।